सभी साथियों को नमो बुधाय, जय भीम। बाबूजी जय भीम। आज हमारे साथ हमारे सम्मानित पढ़े लिखे देशराज सिंह जी, देवराज सिंह, ये भंडार मैनेजर साहब, आपका सम्मानित अधिकार में स्वागत है। सम्मानित अधिकार एक सर्वे कर रहा है आप जैसे क्लास 1 अफसरों का कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जो 22 तारीख को आया था, कि जो लोग 70 साल से क्लास 1 अफसर हैं, जो क्रीम लेयर है SC ST की, इसको बाहर करा जाए, तो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का सही है या गलत है? देखो, जहाँ तक आरक्षण की बात है और सुप्रीम कोर्ट की बात है, तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय वैसे तो सर्वोपरि होना चाहिए, लेकिन कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सरकार के झुकाव में लिए जाते हैं, वो उसकी एक झलक है। आज जो क्रीमी लेयर आई है, कितनी क्रीमी लेयर है, वो सर्विस छोड़ने के बाद, रिटायरमेंट के बाद उनकी वही दशा होती है जो पहले थी। तो आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी? आरक्षण की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि लोगों को जो पिछड़े हैं, जो पिछड़ गए हैं, विकास में पिछड़ रहे हैं देश में, उनको समान लाने की निया आरक्षण की जरूरत तो पड़ी। उसमें भी जो पूना पैक्ट हुआ वो आज तक पूरा नहीं हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट कहाँ चली जाती है, जब सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ का जिक्र नहीं करती। जिन लोगों ने 70 साल के अंदर आरक्षण को पूरा नहीं किया, जो 5 साल के अंदर पूरा होना था, 70 साल में पूरा नहीं किया, आज अगर किसी आदमी ने उसमें नौकरी लेकर थोड़ा सा विकास कर लिया है, तो वो क्रीमी लेयर में आ गया। आगे जो नौकरी ख़त्म कर दी, और जो गरीब लोग बेचारे आज लिखे पढ़े नौजवान में SC ST बैकवर्ड या पिछड़ी जाति के जितने लोग हैं, जो आज फुटपाथ पर हैं, उनकी चिंता क्या सरकार को है? आज तक 85% लोगों का आरक्षण ये 10-15% लोग खाते रहे, तब सरकार ने आरक्षण की बात नहीं करी है। और कितने लोगों को विकसित हुआ है? हाँ, तो जिनकी पॉपुलेशन 85% है, उसमें मात्र 1% लोगों का अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। आज उनको मिलता कहाँ है? उनको आरक्षण मिलता कहाँ है? वो तो बाउंडेशन लगा रखी है कि जिसके बाप की आमदनी 1 लाख रुपए है, उसको आरक्षण नहीं दिया जाता। और बैकवर्ड या जनरल कास्ट के लोग की जिसकी आमदनी 10 लाख रुपए है, उसको 10% आरक्षण दे दिया। और 52% पहला था, तो 62% में तो वो लोग आज भी हैं। और फिर ये आरक्षण की बात करते क्यों हैं? आरक्षण पर कुठाराघात करते क्यों हैं? पहले तो बात ये कि आरक्षण उनका होना चाहिए जो देश के अंदर अल्पमत में हैं, जो थोड़ी मात्रा में उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए सरकार को आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। यहाँ तो उल्टा चल रहा है। पूना पैक्ट को आज तक इन्होंने पूरा नहीं किया है। और ये है कि अंग्रेजों ने जब देश की स्वतंत्रता देने की निया गांधी से गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बातचीत की थी, तो वहाँ जो उन्होंने पास किया था क्रिमिनल अवार्ड के अंदर, जो डबल वोट का अधिकार दिया था, उसको भी वो आज तक अंग्रेजों के लेखे जोखों में जोकाते हुए, उस पर कोई भी आज तक हस्तक्षेप नहीं है। ये 1 वोट का अधिकार जो काटा गया है, वो क्या है? उसी ने सारा बेड़ा गर्क कर दिया। तो सबसे बड़ा दुश्मन तो गांधी हो गया। तो गांधी ने जो पूना पैक्ट स्टार्ट करवाया, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। और ये गांधी जी की बात करते हैं, गांधी जी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं, और उसी की बात नहीं मानते। तो इन लोगों की नीति में, इन लोगों की नीयत में खोट है। और जो आज सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय दे रहा है, ये वो अपने विवेक से नहीं दे रहा है, ये इससे साफ जाहिर होता है भाई ईमानदारी। और दूसरे, जहाँ तक ये है कि भाई अब क्या नीयत हो रही है? अब तो इन्होंने 10% आरक्षण और बढ़ाकर उन लोगों को खुली छूट कर दिए। अपने लोगों को तो इन्होंने हर जगह रोक दिया है। तो चाहते क्या हैं? हम तो ये चाहते हैं कि भाई तुम कुछ मत दो, शिक्षा एक समान कर दो पूरे देश के अंदर। शिक्षा का एक स्तर होगा, चाहे राजा हो या रंक हो, गांव का स्कूल हो या DPS हो या पब्लिक स्कूल हो,
किताब एक छपेगी, दो नहीं छपेगी। और जो वास्तव में विकास से पिछड़े हुए हैं उनके बच्चों को खाने की और शिक्षा की व्यवस्था कर दे। यहाँ क्यों डर लगता है इनको? फिर जाति का जहर किन लोगों ने फैलाया है? क्यों फैलाया है? सरनेम क्यों लगाते हो? वहाँ भी बेईमानी होती है। तो देखो, आरक्षण का मतलब है कि जो लोग वास्तव में विकास में पिछड़े हैं उनको समान लाने की न्याय की व्यवस्था की गई थी। अब इनकी नज़र में जो आदमी इनके विरुद्ध, इनकी गलत नीतियों के विरुद्ध अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उनको दबाने के लिए निम्न प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं। ये क्रीमी लेयर, फलानी लेयर, ये लेयर। जब वो कहाँ चला जाता है, जिसकी आमदनी 1 लाख रुपए है उसके बच्चों को पूरी फीस देनी पड़ती है। दूसरे लोग हैं उनको 5 लाख की सीमा कर दी, मतलब वो लोग हमसे भी बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। और जिनको नया आरक्षण भी दिया है उनकी 10 लाख कर दी। तो 10 लाख और 1 लाख और 5 लाख की क्रीमी लेयर कौन आता है उसके अंदर? ये लोग नहीं समझ रहे हैं, पता है ना। वो तो ये बात होगी कि जो लोगों को पहले देश के अंदर मांग कर खाते थे उन लोगों को वे सम्मान के पात्र होगी, और जो लोग उनको भिक्षा देते थे वो लोग शूद्र हो गए। कितनी उल्टी बात। मैंने तो अभी एक नया लेख लिखा इस पर, बता। मैं सर ये जानना चाह रहा हूँ शॉर्टकट में कि ये जो अब इसने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करा, उससे पहले इसने 2 अप्रैल पे SC/ST एक्ट करा। उससे पहले जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले वो SCO के खिलाफ ही क्यों हो रहे हैं? देखो भाई, जहाँ तक SC के खिलाफ फैसले की बात है तो उनकी नियति ये है कि इनको उसी स्तर पर पहुँचा देना जो मनु के विधान में ये चाहते। अभी मैंने एक पत्रकार गया एक मठाधीश के पास, उसने पूछा था, 1 साल की बात होगी, 1-1.5 साल की, कहने लगा भाई आरक्षण के ऊपर मुझे कुछ आपसे बात करनी है। वो तो उन्हें सीधा क्या कि आरक्षण में तो बेवकूफ़ आदमी आते हैं, उनने की तो इस देश का तो संविधान बाबा साहब ने बनाया। तो शंकराचार्य का क्या कहना था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। उसने कहा कि मैं अम्बेडकर के संविधान को मानता ही नहीं हूँ। वे लोग यहाँ जिंदा है, उन्हें कि भाई उसके अंदर तो सब आते, सारी सरकार चल रही है। क्या लगे मनु के विधान को मानते हैं, अम्बेडकर के विधान को नहीं मानते, और अम्बेडकर का संविधान चलता रहा है। कसम झूठी खाते हैं, मत्था झूठा टेकते हैं, झूठ बोलते हैं। सच्चे ईमानदार मेहनतकश लोग आज धक्के खा रहे हैं, खाते रहेंगे जब तक वो अपने उनके अंदर चेतना नहीं आएगी। वो पढ़े लिखे हैं लेकिन उनका आपस में जो जानकारी है, जो बुजुर्गों ने कुछ गेन किया है या उनके पास अनुभव है, उसको वो नहीं ले पा रहे हैं। तो भाई अगर वो भारत के संविधान को नहीं मानते तो तुम जो है मनु के विधान को क्यों मान रहे हो? बड़ा उसकी बात है। आप ये कह दो हम आपको नहीं मानते, हम तो पॉपुलेशन में ज़्यादा हैं। साहब काशीराम का जो नारा था, जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो उस पर आप लोगों ने कुछ काम करा था, नहीं करा? देखो, काशीराम जी ने सोती कौम को जगाया, इसमें 2 बात नहीं। उससे पहले मौर्य जी ने इस क्षेत्र को जगाया, इसमें कोई 2 बात नहीं है। सन 1965 में हम जब भी बोला करते थे और हमने समझ लिया कि रिपब्लिकन पार्टी क्या है, ऐसी बात नहीं है। अगर मौर्य बाबा साहब के मिशन को लेकर नहीं चलते तो नई पार्टी नहीं बनती जो आज बहुजन समाज पार्टी बनी है। ये बिल्कुल कटु सत्य है। दूसरी बात, अगर ईमानदारी से मायावती भी अगर गरीबों के हक में ईमानदारी से काम करती और रिजर्वेशन और सहायता के रूप में इन लोगों की मदद करती, जो 85% लोग हैं जिस मिशन को लेकर काशीराम जी चले थे, उनका कहना था कि अगर हमारा मिशन बढ़िया है तो कभी पीछे मुड़कर मत देखना, आगे चलते रहना, आदमी जुड़ते जाएंगे, कारवां बढ़ता रहेगा। और वो काम काशीराम जी ने करके दिखाया, और ये भी दिखाया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? ये तो संविधान तहत है, जिसको जितना हिस्सा है वो मिलना चाहिए, नहीं तो बेईमानी है। ये आगामी लॉकडाउन की वजह से
माहौल अभी ठंडा है। लॉकडाउन खुलते ही सभी लोग चारों ओर से आवाज़ कर रहे हैं 2 अप्रैल की तरह, कि जैसे 2 अप्रैल भारत बंद हुआ था, इसी तरीके से संविधान के दायरे में ये आंदोलन करा जाएगा। क्योंकि मैंने कल एक विद्वान का इंटरव्यू लिया था, उन्होंने कहा था कि 2 रास्ते हैं इसके, या तो रोड पे आओ या चुप बैठ दो। तो अगर अधिकार बचाने हैं तो रोड पे आना पड़ेगा। लेकिन अब समाज के युवा समाज इसलिए डर रहा है कि 2 अप्रैल में जो लोग जेल गए थे उन पर ज़बरदस्ती झूठे मुकदमे ठोके, आज बहुत सारे लोग जेल के अंदर हैं। जो लोग जेल से बाहर निकल आए उनकी किसी भी सामाजिक संगठन ने या राजनीति ने आवाज़ नहीं उठाई किसी भी चीज़ की। और जो 13 बच्चे शहीद हुए उनके केवल सामाजिक संगठन जिन पे जो विचारों पे मदद हुई वही मदद कर पाए। बोलने वाले बहुत सारे होते, ना तो पार्टी ने आज तक किसी ने आवाज़ उठाई उनकी 2 अप्रैल में कि भाई इनके मुकदमे क्यों नहीं खत्म करे, किसी भी पार्टी ने टू जेड। तो ऐसा क्यों है सर? क्या हम दोबारा 2 अप्रैल कभी कर पाएंगे? देखो ऐसा है कि जब तक रोटी मिलती रहती है ना, हाँ, तो आदमी शांति की बात करता है, क्योंकि रोटी मिल रही है। और जब रोटी छिन जाती है तो कुछ दिन वो देखो क्रांति ना तो भूखा आदमी करता और ना छिका करता। क्रांति सोच से होती है। जब अगर तुम्हारे पास सोच नहीं तो क्रांति नहीं हो। अब क्रांति कैसी हो? अधिकारों की हो तो अधिकारों की होगी, भूख से लड़ने की है तो भूख से लड़ने की होगी। हमें अपने अधिकारों के प्रति हम जागरूक ही नहीं तो क्रांति करेंगे कैसे? तो सबसे पहले तो ये कि हमें जागरूक होना पड़ेगा कि हमारे अधिकार क्या हैं और हमें क्या नहीं मिल रहा। दूसरा, अब तो ये होगा कि इनको चारों तरफ से वंचित कर दो, बेबस कर दो, वो स्थिति चल रही है। तो भाई, और जेल भरने की बात कर रहे हैं, मरने की बात है भाई। बिना बाबा साहब ने भी कहा था कि जिस कौम में बलि के बकरे नहीं होते वो कौम कभी आज़ाद नहीं होती। तो भाई, कुत्ते की मौत मरना है तो गुलामियत की ज़िंदगी जीते रहो, और अगर कुछ लेना है तो कहते ना कि देवी भी भेंट मांगती है। मैं तो एक लेख भी लिखा था इस पर कि देवी जब तक भेंट नहीं दोगे तब तक वो भी राजी नहीं होती। तो भाई, आज़ादी खून मांगती है, वो देना पड़ेगा, और जवानों को देना पड़ता है। वो खून जवानों का ही मांगती है, बूढ़ों को नहीं मांगती। बूढ़ों का मांगती है तो मैं सबसे पहले चलता हूँ। अब जो लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद आंदोलन के लिए तैयार हैं? लॉकडाउन खुलने के बाद लोगों के अंदर जो चिंगारी लगी हुई है उसको गति देने की नीयत जो है ना, तो लोगों को यानी कि एक जन जागरण करना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा। और जो लोग पढ़ लिख कर बेसहारा हो चुके हैं, जिनको रोजी रोटी की निया खाने की निया नहीं है, आज वो नशे की तरफ चले गए हैं और वो उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का आदमी है, आज पढ़ा लिखा आदमी बेकार हो चुका है। और मुझे दिख रहा है कि ये लड़ाई SC ST नहीं, ये सब लोगों को मिलकर लड़नी पड़ेगी। नहीं तो अभी तो ये दिया था, मैंने अभी पढ़ा था कि भाई 30% नौकरियाँ ख़त्म। तो कौन सी गवर्नमेंट की? जब 30% नौकरियाँ गवर्नमेंट इस जो बंद चल रहा है इसमें ख़त्म कर देगी तो प्राइवेट सेक्टर तो वो 70% कर देगा। सर, शॉर्टकट में अब ये बात है, आपने टाइम दिया उसके लिए साधुवाद, कि ये सरकार जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ये हमारे विरुद्ध है। इसमें आप क्या कार्रवाई करेंगे? क्या आंदोलन करेंगे? क्या आह्वान करना चाहते हैं युवाओं से? भाई देखो, मेरा तो एक विचार ये है कि ये सरकार हो या कोई भी सरकार हो, जो हमारे अधिकारों का और हमें जिंदा रहने की निया, हमारे जो सुविधाएं हैं उनसे हमें वंचित करेगा, तो भाई ये तो नेचर का नियम रहा है कि उस आदमी को संघर्ष तो करना पड़ेगा ही। इसमें तो बात नहीं है। सरकार हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो या दुनिया हो, कोई भी है, जब भी क्रांति की जरूरत पड़ी है तो बेबस लोगों ने मजबूर होकर अपनी आवाज़ ऊंची उठाई और उनको सफलता मिली है। जेलों को इतना भर दो कि इनके वहाँ खाली जगह ही ना रहे, तो फिर क्या करोगे? सर, आप तैयार हैं? बिल्कुल हम तैयार हैं। ऐसी कोई बात से झंडा लेकर झंडा बिल्कुल हम 24 घंटे तैयार हैं, ऐसा नहीं है। पूरा मिशन हमारे साथ है। और गाजियाबाद में भी इस प्रकार का हम लोगों की कई बार मीटिंग हो चुकी है
कि जैसे लॉकडाउन खत्म होता है हम अपने अधिकारों के प्रति पूर्ण जागरूक हैं और जितना भी होगा हम बिल्कुल सबसे आगे झंडा लेकर चलने को तैयार रहेंगे, पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि 1996 से हम आरक्षण के संबंध में सरकार से, समाज से बराबर संपर्क में हैं और कन्फेडरेशन के माध्यम से सारी लड़ाइयाँ लड़ते आए हैं। चाहे जंतर मंतर पर लाठीचार्ज हुआ हो और चाहे यहाँ तुम्हारा इस पे इंडिया इस पे तुम्हारा ये जो है यार जहाँ बड़ी बिल्डिंग है इनकम टैक्स की, या आईटीओ में 1997 में सुप्रीम कोर्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट में हमने किया। अभी पीछे से हमने इंडिया गेट से एक रैली निकाली। तो भाई ऐसा है, हम बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम ये चाहेंगे कि अगर हम अधिकारों के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति आने वाले कम्युनिटी के प्रति, गरीब, मजलूम, बेसहारा, दलित या पिछड़े, इनकी लिए हमें कुर्बानी देनी पड़े तो हम पीछे नहीं हैं, बिल्कुल नहीं है। इसी स्तर पर नहीं। एक लास्ट सवाल, सिर्फ एक मिनट में आपको जवाब देना है। आपकी एज कितनी है? मेरी एज 63 साल हो चुकी है। एजुकेशन कहाँ तक हासिल करी है? मैंने बीएससी किया, बीएड किया, एमए इकोनॉमिक्स किया और एमबीबीएस की निया भी में रहा, वो छोड़कर चलाया। वहाँ जब मैंने जातिवाद देखा तो 84 में इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ था शायद। हाँ, 84 में जब इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ था, उस वक्त मैं मेडिकल में था और जो हंगर स्ट्राइक के गेट पर हम बैठे थे, उस जातिवाद को ख़त्म करने। शिक्षा की कोई ऐसी कमी नहीं है, सब बच्चे मेरे लिखे पढ़े, हायर एजुकेशन है और मैं सभी को चाहता हूँ कि सबको पढ़ना चाहिए और पढ़ने के साथ साथ हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे। ऐसी बात नहीं है। और ये कम्युनिटी तो बेचारी विश्वास करती है और जहाँ विश्वास होता है ना, वहीं धोखा हमें मिलता है। इसलिए धोखे से दूर होने की निया किसी चीज़ को पाने की कोशिश कीजिए, अन्यथा आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आपने 65 साल की एज में ये जो 14 अप्रैल गई है परम पूज्य बाबा साहब की, ये जो अब गई है, ये बेहतर थी या इससे पहले जो 64 जयंतियाँ मनी गई हैं बाबा साहब की, वो अच्छी? देखो, उसमें एक चीज़ तो आइए निकल कर कि जिन लोगों को जानकारी नहीं थी बाबा साहब के 14 अप्रैल पर घर में लाइट करने की और खाना बनाने की, इस सरकार ने ये तो कर दिया कि कोरोना के डर से सब लोगों ने अपने घर पर लाइट करी और वो समझ गए कि आज मेरे घर में लाइट क्यों हो रही है। तो ये हमें एक बहुत बड़ा जन जागरण मिला है और सभी लोगों की आवाज़ रही कि हम हमेशा इससे बढ़कर काम करेंगे, पीछे नहीं करेंगे। इसलिए औरों के मुताबिक इस बार जो हमने जयंती घरों में मनाई है वो बहुत अच्छी रही। आगामी बुद्ध पूर्णिमा के लिए क्या दिशा निर्देश? आगामी बुद्ध पूर्णिमा पर अगर लॉकडाउन खत्म हो जाता है तो उसके लिए एक जन समूह के रूप में हम अपने पार्क में मनाएंगे और धूमधाम से मनाएंगे और लोगों के साथ खुशियाँ मनाएंगे और जितना भी हो सकता है अच्छे अच्छे वक्ताओं को बुलाकर लोगों को तथागत गौतम बुद्ध के बारे में, उनके शांति के दूत उनको कहा जाता है और बाबा साहब ने जो हमको जनाया है उनका जन जागरण किया जाएगा, बड़े स्तर पर किया जाएगा, इसमें कोई भी कमी नहीं की जाएगी। बहुत बहुत साधुवाद आपका सम्मान एक अधिकार के लिए। नमो बुद्धाय, जय भीम। धन्यवाद।